नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को 100वें ढोलबजवा गोरखपुर में जातिगत जनगणना एवं न्यायपालिका में आरक्षण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आकाश पासवान व अमरनाथ निषाद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर विशंभर नाथ प्रजापति ने बताया, जातिगत जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी है। बिना जातिगत जनगणना के शिक्षा, संपत्ति और व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई को तेज करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पधारे डॉक्टर हितेश सिंह ने बताया, आरक्षण की अवधारणा विकास में निहित है। आरक्षण निचली अदालत में तो लागू है, लेकिन इस देश के उच्चतम न्यायालय में आरक्षण का लागू किया जाना वर्तमान समय की मांग हो चुकी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप पटेल ने जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिना जाति के गणना किए आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इस देश में डिप्रेस्ड क्लास, अनस्टेबल, इनसीनेबल और भी कई प्रकार की जातियां हैं जिन्हें लोग देखना तक नहीं पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की भागीदारी को अगर मुख्य धारा में जोड़ना है तो जाति आधारित जनगणना करना आवश्यक है। कार्यक्रम में अपने कविताओं से समा बांधने वाली अति विशिष्ट अतिथि कवियत्री वंदना सिद्धार्थ ने कई कविताएं पढ़ी और गीत गाए, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। आप लोग, मैं तो इसी गांव का हूँ, आप लोग जानते होंगे। कक्षा 12वीं तक मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। जब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचा था, उच्च शिक्षा में नहीं पहुंचा था, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, मुझे इतना पता था कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने एक पोस्टर देखा, उस पर बाबा साहब की तस्वीर थी। फिर मेरा मतलब हो गया, बस करो, मुझे इसी की तलाश थी। लेकिन फिर वहाँ पर असुर देखा तो दिमाग ही खराब हो गया। यार, बाबा साहब तो भगवान है, इनको इन लोगों ने असुर राक्षस बना के रख दिया यार। तो मैं उस नंबर पे फ़ोन किया, हम क्या भैया सब तो ठीक है, आप लोग असुर क्यों रखे हैं नमो? तो क्या मिलिएगा, बताएंगे। मिले, पढ़े, जाने, तब पता चला इस देश में असुर, राक्षस, दानव, दैत्य कोई और नहीं है। इसी देश के जो मूल निवासी, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के स्थायी निवासी हैं, इस देश के बहुजन तबके हैं, उन्हीं को कहा गया और साजिशन कहा गया है। तब से मैं आज तक असुर छात्र संगठन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हूँ, हर कार्यक्रम को अपने स्तर से किया हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो इस समय वर्तमान में हमारे असुर छात्र संगठन को गोरखपुर विश्वविद्यालय में लीड कर रहे हैं, साथी अधिवक्ता भाई ईश्वर कुमार। आप जागरूक लोग, दिमाग से संपन्न लोगों के बीच ही रह जा रही है। यह चर्चाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जज बनना एक बात है, जज के लिए पढ़ाई करना दूसरी बात है, लेकिन काबिलियत होना और काबिलियत पैदा करना, तो काबिलियत पैदा करना आपके हाथ में है, लेकिन जज बनने की जो काबिलियत होनी चाहिए वो आपके हाथ में नहीं है, और वो है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम ये समझ लीजिए कि कुल देश में 200 परिवार हैं, 200 खानदान हैं, परिवार हैं, और उन्हीं परिवारों के लोग घूम फिर करके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश के सभी हाई कोर्टों में जज बने हुए हैं। और आप जानते हैं, कोई छोटी सी भी पंचायत होती है तो उस पंचायत में हमारा जो मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर चर्चा तभी हो पाती है जब हमारा आदमी उस पंचायत में हो। और इसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं कि इस देश में जितने भी निर्णय लेने वाले संस्थान हैं, यानी जहां पर हमारी किस्मत तय होती है, हमको आरक्षण कितना मिलेगा, हमको नौकरी कितना मिलेगा, हमको राशन कितना मिलेगा, हमारे स्कूल का फीस कितना होगा, हमारा गैस सिलेंडर कितना महंगा होगा, ये सारे निर्णय जहां भी लिए जाते हैं, कुछ निर्णय संसद में लिए जाते हैं, कुछ निर्णय कोर्ट में लिए जाते हैं, इन जगहों पर हमारे लोग कितने हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रतिनिधित्व और जातीय जनगणना, तो हमारे लोग कहां पर हैं, और जहां निर्णय लेने, जहां से हमारे लिए हमारी तकदीर तय होती है, जहां हमारा हिस्सा बखरा तय होता है,
वहां पर हमारे कितने लोग हैं, इसको जानने के लिए जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है। शिकायत दायर हुई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, डेट नहीं मिल रहा है। एक कोर्ट, लोअर कोर्ट का जज कह देता है कि मंदिर का सर्वे, मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, और मस्जिद का सर्वे शुरू हो जाता है, लेकिन अभी कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति जा करके बोल दे कि तिरुपति जी बालाजी का ये वीडियो है, ये चारों धाम का वीडियो है, ये बोध गया का वीडियो है। तिरुपति बालाजी हो, चाहे चारों धाम हो, चाहे बोध गया के सारे मंदिर हो, इन सब में भगवान बुद्ध की मूर्तियां दिख रही हैं। जज साहब देख लीजिए और एक सर्वे इन मंदिरों का करा दीजिए। तो क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? बताइए, सर्वे होगा मंदिरों का? कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये केवल एक बात मैं कह रहा हूं, ऐसे हजारों मुकदमे हैं जो हमारे हित के होते हैं, जिन पर सुनवाई ही नहीं होती है, और उनके इंटरेस्ट का एक छोटा से छोटा मामला, अभी जो पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनसे पूछा गया कि राम मंदिर का फैसला बहुत कठिन, शायद कुछ सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं आ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग बैठे हैं तो हमारी बात से जुड़े, सहभागी बने, एक दूसरे को सीखें और सिखाएं। कोई दूसरा अम्बेडकर नहीं पैदा होगा, कोई ललई नहीं पैदा होगा, कोई रामस्वरूप वर्मा दोबारा नहीं आएगा, कोई जगदेव को नहीं आएगा, कोई कांसीराम फिर से नहीं आएंगे। हम ही लोगों को एक दूसरे को सीखना सिखाना पड़ेगा। और सीखने सिखाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है ये मानना कि हम में कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ कमी है। बहुजन समाज के लोग यह मान के बैठ गए हैं कि हम में कोई कमी ही नहीं है, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनकी गलती नहीं दूंगा, हम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमारा दुर्भाग्य क्या है और आपका सौभाग्य क्या है, ये मैं बता रहा हूं आपको। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आपके समाज में जो नेता मिलते हैं वो हमारे समाज में है ही नहीं, ना हमें जगाने वाले हैं, ना हमें बताने वाले हैं। इस बात को मानते हैं। अगर हमारे ओबीसी समाज में अगर यादवों को छोड़ दे तो हमारे ओबीसी समाज में किसी बिरादरी का, किसी समाज का कोई नेता ही नहीं है। जब उन्हें कोई बताएगा नहीं तो इस तरह भीड़ कैसे इकट्ठा होगी? नहीं हो पाएगी। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस समाज में, एससी एसटी वर्ग में, हर एक ब्लॉक में एक अच्छा खासा नेता मिल जाएगा का ज्ञान होगा। अगर यह जाति जनगणना नहीं होगी तो बिना किसी गणना के 10% सीधे सीधे सवर्ण जो है आरक्षण दे दिया गया। कहाँ है आंकड़े वो? जब 10 सालों से कोई ऐसी जनगणना ही नहीं हुई तो कैसे पता चला कि सवर्ण जिसकी आबादी ही 10% और 10% लोग सीधे सीधे गरीब हो गए? कितना बड़ा आपके साथ धोखा हो गया। तो वह समाज, वह जाति कितना चालाक है कि बिना जाति जनगणना बनाए अपनी संख्या बता दिया कि हम 10% है। हम लोग तो ऑलरेडी पहले से ही 85% है, तो हम लोग का 85% रिजर्वेशन या आरक्षण कहाँ है? कहीं नहीं है। इसीलिए जाति जनगणना जब तेज होगा, जाति जनगणना की मांगे जब तेज होंगी तो बहुत सारी जो है समाज में जो हक संसाधनों की लड़ाई है वो लड़ाई तेज होगी। हमारी लड़ाई को तेज करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। लंबा साथ रहा है भाई दिसंबर रात प्रजापति जी आज कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे, और मैं उन्हीं को सुनने, चूंकि कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होने और उनको सुनने के लिए ही बहुत समय हो गया। 6 से 7 साल मुझे लगता है 2016 में हम निकले थे तो 8 साल हो गए। तो 8 साल बाद आज फिर से एक साथ मंच पे बैठना हुआ, और विद्वान है उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में हितेश भाई बैठे हैं, आपके गोरखपुर की इस धरती में, इस पूरे क्षेत्र में एक रत्न है। जिस तरीके से एक उनकी वैचारिकी है और जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं, भाषा का जो इस्तेमाल होता है उस पे माहिर है। हितेश भाई को सुना, आज अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पहली बार वंदना सिद्धार्थ जी को हमने सुना। वाकई काबिले तारीफ जो है। गौर फरमाइएगा कि पैदा न होता हूँ मसीहा गर, कि पैदा न होता हूँ मसीहा गर, तो खुशियों का
हुआ न होता, बेरंग रहती ये जमीन, आसमां का रंग कभी नीला न होता। ये देश, ये दुनिया, ये संसार तो कब का कंगाल हो चुका होता मेरे दोस्त, अगर बाबा साहब जैसा बब्बर शेर इस भारत में पैदा नहीं हुआ होता।